आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम स्वस्थ प्रदेश की बात कर रहे हैं, समर्थ प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैम, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। कैसे इसकी शुरुआत था, मतलब अगर देखें तो कैसे इसको लेकर आप काम कर रही हैं, क्या विजन रहा है और कैसे ये जो विजन जिस पर आप काम कर रही हैं आगे बढ़ रहा है? प्रीति जी, यस मैम। आपने बात की सत्य सनातन संस्कृति, हमारे हिस्से का स आपने छोड़ दिया, समर्पण। तो हम अपना काम करते हैं। मैं फिजिशियन भी हूं और मैं स्पेशली क्रिटिकली इल पेशेंट को देखती हूँ, वेंटिलेटर वाले, आईसीयू वाले पेशेंट्स को। हम अपना काम करते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हैं और समर्पित कर देते हैं ऊपर वाले को। और उसका रिजल्ट हमारे हॉस्पिटल में हमारे कलीग्स भी देखते हैं और पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी देखते हैं। तो ऑब्वियसली इस लाइन में, इस मेडिकल फील्ड में जब हम लोग एमबीबीएस में जब आते हैं तो लोगों की सेवा करना ही हमारा मुख्य होता है। जब हम एक्चुअल रियल टाइम में ग्राउंड पे आते हैं तब हमें पता चलता है चैलेंजेस क्या है। जैसे अभी आपने आपके कलीग ने जो इंटरव्यू लिया डॉक्टर आरपी सिंह सर का, उन्होंने पूछा कि आप मेट्रोज क्यों नहीं गए, है ना। ये हमारे पास भी था। हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए जा सकते थे, मेट्रोज जा सकते थे, अब्रॉड जा सकते थे, फिर हमारे लोगों के लिए कौन आएगा? बिल्कुल, है ना। तो हमारे लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं कौन प्रोवाइड करेगा, ये सोच करके। और रिसोर्स लिमिटेशन और चैलेंजेस हर जगह के अपने अपने होते हैं, उनको कैसे नलीफाई करना है और कैसे जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी डिमेरिट्स हैं, जो भी है, उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे आपको अपनी टीम बनानी है जो आपकी तरह सोचती हो और आपके उद्देश्य के लिए काम करे। मैं लकी हूं कि मुझे ऐसी टीम मिल गई है और भविष्य में हम अच्छा आगे काम करेंगे। ठीक है मैम, इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपने कहा कि मैंने आपका समर्पण को छोड़ दिया, लेकिन उसी समर्पण को स्मरण करते हुए आपको हमने यहाँ पर बुलाया है ताकि हम आगे इस पर बातचीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, तो आज अगर मैं उत्तर प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को देखूं, आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है या बदलाव जो होने चाहिए? चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ सेक्टर के लिए वो है जो पॉपुलेशन जिसको केटर कर रही है। जैसे बनारस का हेल्थ सेक्टर केवल पूर्वांचल ही नहीं, बिहार के भी पॉपुलेशन को केटर कर रहा है। तो यूपी और ये बिहार, ये हमारे सबसे पॉपुलस स्टेट्स हैं। और इसके अलावा पुअर्टी भी है इन दोनों जगहों पे। हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स, जो एरिया जिसको हम लोग कवर करते हैं पूर्वांचल और बिहार का, तो काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि जैसे केयर चाहिए उनको अपने शहर में या अपने आसपास नहीं मिल पा रही है। 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे मेजर चैलेंज ये है आउटरीच सर्विसेज का, जो अर्वाचीन हॉस्पिटल जैसा सर कह रहे थे कि काफी हद तक कवर कर रहा है। और इसके अलावा जो एक कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज का चैलेंज है, तो उसको सरकार की तरफ से जो आयुष्मान योजना आई है उससे काफी मदद मिली है। बहुत से गरीब, जो मैं अपने ही मेडिकल लाइफ में शुरुआत में देखता था गरीब मरीज कैसे परेशान रहते थे, अब मतलब ये उसमें बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। अच्छा मैम, क्योंकि आप एमबीबीएस एमडी हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, तो ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी इसका जवाब, कि जो क्रिटिकल मरीज होते हैं उनकी देखभाल में आधुनिक क्रिटिकल जो केयर है उसकी क्या भूमिका है, कितना इंपॉर्टेंट ये है? देखिए, एक ना स्पेक्ट्रम है। कोई भी मरीज किसी भी बीमारी से, किसी भी वजह से बीमार हुआ हो, तो शुरू में होता है जो डिरेंजमेंट्स होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो उतने लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो समय के साथ वही चीजें क्रिटिकल हो जाती हैं। अब जैसे किसी को मलेरिया हुआ, तो मलेरिया के साथ साथ उसको और ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर कुछ हुई तो उसको सांस की दिक्कत आ सकती है या किडनी फेलियर हो सकता है। तो हम आईसीयू के अंदर या क्रिटिकल केयर में क्या करते हैं, ऑर्गन सपोर्ट, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर में है तो हम जो फेफड़ा काम नहीं कर रहा तो फेफड़े को हमने वेंटिलेटर पे डाल दिया, अगर किडनी नहीं काम कर रही है तो किडनी के लिए हमने उसको डायलिसिस पे डाल दिया, और मेन बीमारी को रिकवर करने की दवाइयों से कोशिश करते हैं। जब बीमारी रिकवर होती है तो ये जो ऑर्गन्स है वो अपने आप धीरे 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 रिकवर करते हैं। तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना ही आईसीयू का मेन मकसद है। और ऑब्वियसली लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डिस्पाइट हम मॉडर्न मेडिसिन जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आप घर में एक एसी भी चलाते हैं तो एसी का बिल आता है भाई। तो जब आप वेंटिलेटर 24 घंटे चलाते हैं तो वेंटिलेटर का बिल आएगा, वेंटिलेटर का मशीन की कॉस्ट आएगी,
कंटिन्यूस 24 घंटे आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये सारी या तो आगे हमें इस पे सोचना होगा कि कैसे या तो सोलर यूज करें, ग्रीन आईसीयू का कंसेप्ट लेके आए, ऑक्सीजन को कैसे हम कर्टेल करें। तो ये कॉस्ट वाले चैलेंजेस हैं हमारे पास, हम कितना भी चाहें कितना भी जेनेरिक यूज करें, बट एक बेसिक Okay. तो कॉस्ट आता ही आता है। ठीक है। सर, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो इसीलिए सवाल आपसे है, आजकल दिल की बीमारी बहुत है, यानी कि हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। अपना दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं हम? देखिए, दिल का ख्याल रखने के लिए पुराने जो हमारा कल्चर था योग का, अभी भी आप देखिएगा कि यंग लोग कम, लेकिन आपके माता पिता जो हमारे हैं वो वॉक पे जाते हैं, हम यंग लोग नहीं जाते। तो ये सुबह जागा करते थे माता पिता, अभी भी घरों में जागते हैं, माता पिता ही सुबह जगते हैं, यंग लोग देर से जगते हैं, तो रात में भी देर से सोते हैं। इन सब जो कल्चरल चेंजेस आए हैं, ये वर्क कल्चर की वजह से आया है, काम बदल गया है पहले से, लेकिन जो लाइफ स्टाइल चेंजेस आए हैं इसकी वजह से ज्यादा हार्ट अटैक्स या फिर तो हार्ट की क्या सर, प्रॉब्लम्स जो भारतीय हैं, हमारा ही वर्क कल्चर बदला है, इसीलिए सबसे ज्यादा केस हम देखते हैं कि इंडिया में आते हैं हार्ट अटैक के? हार्ट अटैक के केस इंडिया में ज्यादा हैं डेफिनेटली। इसमें हम कई चीजों का योगदान है, वर्क कल्चर जो चेंज हुआ है, लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, और साथ में हम लोगों का खान पान में भी, जैसे ऑयल हमारा काफी यूज होता है खाने में, और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है हमारी, जैसे कि रोटी सब्जी, ये हमारे स्टेपल फूड हैं, सब्जी रोटी और चावल, सब्जी या सैलेड्स ये सब कम होते हैं खाने में, जो ट्रेडिशनल डाइट है, तो इन सब से भी हमारा रिस्क बढ़ता है। ओके, मतलब अगर हम सैलेड या फिर हेल्दी फूड डाइट अपनी करें तो फिर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। डेफिनेटली। पर सर, आजकल वैसे देखा है कि बहुत यंग एज में या फिर जो हेल्दी जिनका रूटीन होता है उन पर भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मैम, आईसीयू की एक बार फिर से हम बात करें तो आईसीयू में जब कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या होते हैं आपके सामने? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो पेशेंट की बीमारी में रिकवरी के चांसेस कितने हैं, सबसे बड़ा, और वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट पहला किस बीमारी से आया है और दूसरा कितने ड्यूरेशन के बाद आया है। मतलब कई बार अगर कोई भी बीमारी हो, अगर हमारे पास मिनिमल डिरेंजमेंट के साथ पहुंचा है तो हम कई बार उसको फुल्ली रिकवर करके भेज पाते हैं। कई बार एक सिंपल कोई भी बीमारी, जैसे पेट में कोई परफोरेशन हो गया और वो एक दो जगह घूम के आया, तो एक्चुअल बीमारी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ज्यादा बुरे कंडीशन में पहुंच जाती है। तो एक तो कारण ये हो गया कि किस कंडीशन में आया है, कितनी देर में आया है, और इसके अलावा आपने चैलेंजेस पूछा, उसकी फैमिली के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या है, और उसके फाइनेंस वाइज वो कितना वो है, और उसको फैमिली में बैकअप किसका है। तो ये सारे चैलेंजेस सामने आते हैं हमारे। अच्छा, तो मैम, जो इस तरह के केसेस सामने आते हैं, आपने देख लिया कि इनमें ये लक्षण हैं, तो मतलब उनमें पॉजिटिव अगर हम देखें, सकारात्मक सुधार नजर आते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, या लगता है कि नहीं, मरीज में वो लक्षण नहीं नजर आ रहे, तो फिर आप क्या करते हैं? जैसे टेक्निकली अगर बात करें तो जब पेशेंट हमारे पास जब भी आईसीयू के अंदर आता है तो स्कोरिंग, बहुत सारी स्कोरिंग्स है, स्कोरिंग से हम आइडिया हमें लग जाता है कि पेशेंट के बचने के चांसेस क्या हैं, और हम उसी हिसाब से कई बार मरीज के फैमिली परिजनों को हम लोग ब्रीफ करते हैं। और बहुत सारे, जैसे कई बार क्या होता है कि आईसीयू एक ऐसी जगह है जहां डेथ होनी ही है ना। आईसीयू में मतलब पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल में कहीं भी डेथ ना हो, बट पेशेंट अगर आईसीयू में है तो 100% रिकवरी कहीं पे भी नहीं है। जैसे कई बार टर्मिनल केसेस हमारे पास आते हैं जहां पे उनको पता है स्टेज 4 का कैंसर है, तो उसमें क्या होता है कि अगर रिकवरी हम फुल्ली करा सकते हैं तो हम कराते हैं, अदरवाइज अगर टर्मिनल स्टेजेस के पेशेंट्स हैं तो हम उसी हिसाब से फैमिली को ब्रीफ करते हैं, और टू लिव विथ डिग्निटी एंड टू डाई विथ डिग्निटी, इट इज एवरीवन्स राइट। बिल्कुल मैम। सर, एक बार फिर से हम दिल की बात करेंगे, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, सर वो क्या सिम्टम्स होते हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर वो सिम्टम्स दिख रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सिम्टम्स तो हम सभी जानते हैं हार्ट अटैक के, लेकिन इग्नोर करते हैं जब खुद में होता है। सिम्टम्स वही होते हैं, सीने में हल्का फुल्का दर्द, या चलने में हो रहा हो, सीढ़ी चढ़ते वक्त हो रहा हो, कभी कभी जैसे हार्ट अटैक से 1-2 दिन पहले तो आपको बैठे बैठे भी दर्द होता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि अगर हार्ट अटैक आने वाला है तो वो मरीज आके बताएंगे कि वो 1 हफ्ते से दर्द हो रहा था, लेकिन उसको वो इग्नोर कर रहे थे। वो दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं कि जलन महसूस हो सकती है सीने में, कंधे में दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, कभी कभी पीठ में भी जा सकता है, जॉ पेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है।
तो इसके अलावा जो स्टेबल कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको चलने फिरने में कि अब 100-200 मीटर चलने के बाद या सीढ़ी चढ़ने में 1-2 मंजिल चढ़ने के बाद सीने में भारीपन, दर्द या फिर श्वास में तकलीफ महसूस होती है, तो ये सब कार्डियक सिम्टम्स। अगर लोगों को कोई सलाह देनी हो दिल का ख्याल रखने के लिए, एक छोटी सी सलाह जो वो इजिली रोज फॉलो कर सके, तो क्या होगी? कि इन 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन जरूर करें। अच्छा, हफ्ते में 5 दिन करेंगे तो चांसेस हार्ट अटैक के कम होंगे। हाँ बिल्कुल, 30 मिनट्स मतलब कि फास्ट वॉकिंग भी आप कर रहे हैं जिसमें कि आपकी सांस थोड़ा सा तेज हो रही है, थोड़ा सा आपकी पसीना आ रहा है, इतना भी आप आधे घंटे कर लें हफ्ते में 5 दिन तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। ओके अच्छा मैम, जो मरीज होते हैं या उनके जो परिजन होते हैं उनको मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए, या मैं कहूँ कि एक मैसेज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है किसी के घर में तो उन्हें कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए? देखिए, स्ट्रांग रहना तो सच में सबसे मुश्किल होता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई नियर एंड डियर वन अगर आईसीयू में है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन 2 बातें हैं। जैसे एक है एम्पैथी वाली बात कि हम जो अपने प्रोफेशन में सीखते हैं कि जो फैक्ट है वो हमें बताना है। अब ये आर्ट है हमारा कि हम उसको कैसे बताएं कि उसको दिक्कत ना हो। तो वो हम लोग पहले से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसको कितनी है वो हम पहले जानने की कोशिश करते कि इनको बीमारी के बारे में कितना पता है और उसके आउटकम के बारे में कितना पता है। और जिस केसेस में रिकवरी होती है उसमें हम लोग होप देते हैं, आशा देते हैं। और जिन केसेस में अगर सपोज रिकवरी उतने चांसेस नहीं है, उन केसेस में हम कोशिश करते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं पहले, कि वो ऐसा बंदा हो जो मोरली और थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग हो, उसी से बात करते हैं और वो फिर अपनी फैमिली को संभाल लेता है। और इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और धरती का भगवान भी कहा जाता है कि जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें महत्वपूर्ण समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।